मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम सब लोग देखेंगे हिंदी TGT PGT का मॉडल पेपर, और उस मॉडल पेपर में हिंदी और संस्कृत इन दोनों विषयों के प्रश्न मिलेंगे आपको। और ये जितने भी प्रश्न होंगे इन सभी प्रश्नों को हम सब लोग डिटेल से देखेंगे। प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन इनके जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। साथियों, शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से और जल्दी से पहुंच सके। साथियों, बिना देर किए हुए आज हम शुरू करते हैं TGT PGT हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, और उस मॉडल पेपर में संस्कृत और हिंदी इन दोनों विषयों के प्रश्न सम्मिलित रूप से देखेंगे। देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग है। अब जब बात आई है स्त्रीलिंग की, सब लोग जानते हैं कितने लिंग होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहां पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। डोर, रस्सा, धागा, सूत। अब आप पहचान सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डोर। और हम लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, लिंग को पहचानते कैसे हैं कि किस शब्द में कौन सा लिंग है? देखिए, वाक्य और शब्द के उच्चारण के अनुसार हम लिंग की पहचान करते हैं। कोई भी वाक्य लिखा हो, कोई भी शब्द लिखा हो, उस शब्द को पढ़ने के पश्चात उसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण के पश्चात हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस लिंग का है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी हमने कहा डोर। डोर का मतलब क्या हुआ? अभी जैसे कहा जाए डोर टूट गई, डोर टूट गई। ठीक, लेकिन हम ये तो कह नहीं सकते हैं रस्सा टूट गई, या धागा टूट गई, या सूत टूट गई, कट गई। ये नहीं कह सकते। रस्सा टूट गया, रस्सा टूट गया, और डोर क्या है? टूट गई। ठीक, तो वाक्य और शब्द के उच्चारण के अनुसार हम लिंग का निर्धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं। कौन सी रचना है? किरातार्जुनीयम। ठीक, ये संस्कृत की रचना है, और इस रचना के रचनाकार का नाम बताना है। ये किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। उन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है, समझना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और उस सही ऑप्शन को चुनना है। सबसे पहला ऑप्शन है राजशेखर। कौन सा ऑप्शन है? राजशेखर। दूसरा है श्रीहर्ष। तीसरा है भारवी, और चौथा विकल्प है इसका माघ। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है भारवी। इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है भारवी। देखिए, जो भारवी है, इन्होंने किसकी रचना की है? इन्होंने की है किरातार्जुनीयम की रचना। भारवी ने किसकी रचना की है? किरातार्जुनीयम की रचना की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राजशेखर की कौन सी रचना है, तो राजशेखर की जो रचना है वो है कर्पूर मंजरी। राजशेखर की कौन सी रचना है? कर्पूर मंजरी। माघ की कौन सी रचना है? शिशुपाल वध। माघ की कौन सी रचना है? शिशुपाल वध। फिर आगे देखते हैं जो श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की कौन सी रचना है? जैसे नैषधीय चरितम। श्रीहर्ष की कौन सी रचना है? नैषधीय चरितम, प्रियदर्शिका, नागानंद। ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये श्रीहर्ष की रचनाएं हैं।
साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए अच्छा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। लेकिन लास्ट तक देखिएगा, तभी इस वीडियो का पूरा ज्ञान, पूरा आनंद आपको मिल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, यहाँ पर कुछ रचनाएं दी हुई हैं और उन रचनाओं को सही क्रम में लगाना है। ये जितनी भी रचनाएं दी हुई हैं, इन रचनाओं को क्या करना है? इनको सही अनुक्रम में लगाना है। अब हमको ये देखना है कि कौन सी रचना का जो समय है वो पहले आता है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो इस प्रकार से हमको क्रम में लगाना है। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है लिखा है काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। ठीक, दूसरा ऑप्शन है ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और काव्यादर्श। तीसरा ऑप्शन है काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्यादर्श और ध्वन्यालोक। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो सही विकल्प है वो कौन सा है? सही विकल्प है ए ऑप्शन। इसका जो ए ऑप्शन है ये सही विकल्प है। अब सही विकल्प कैसे है? अगर हम बात करें काव्यादर्श की, यहां पर हम नोट करके आपको बताए दे रहे हैं, इनका समय बताए दे रहे हैं। जो काव्यादर्श रचना है, इस काव्यादर्श रचना का समय क्या है? इसका जो समय है वो आता है 600 ईस्वी के आसपास। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है दंडी। काव्यादर्श जो रचना है इसका समय क्या है? इसका समय है 600 ईस्वी के आसपास और इसके रचनाकार कौन है? दंडी। फिर जो दूसरी रचना है ध्वन्यालोक है, इस ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन। कौन है? ध्वन्यालोक। और इसका जो समय है, इसका समय क्या है? 850 ईस्वी के आसपास। इसका समय क्या है? 850 ईस्वी के आसपास। और इसके रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन। इसके रचनाकार कौन हो गए? आनंदवर्धन हो गए। फिर काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश का जो समय है, जो काव्य प्रकाश रचना का जो समय है वो क्या है? वो है 12वीं शताब्दी के आसपास। कौन सा समय है? 12वीं शताब्दी के आसपास। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? मम्मट। इसके रचनाकार कौन है? मम्मट। नाम सुना होगा आचार्य मम्मट का। तो इसके रचनाकार कौन है? आचार्य मम्मट। यानी काव्य प्रकाश का जो समय है वो है 12वीं शताब्दी और इसके रचनाकार कौन है? मम्मट। फिर आगे देखते हैं साहित्य दर्पण। कौन सी रचना बची? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण का जो समय है वो है 1384 ईस्वी के आसपास। साहित्य दर्पण का जो समय है वो क्या है? 1384 ईस्वी के आसपास। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? विश्वनाथ। इसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ। ठीक, तो इस प्रकार से सब लोगों ने देखा कि अब ये काव्यादर्श है 600 ईस्वी के आसपास, दंडी इसके रचनाकार हैं, ध्वन्यालोक के 850 आनंदवर्धन है, काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी मम्मट है और साहित्य दर्पण 1384 ईस्वी के आसपास विश्वनाथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी डिटेल जो है
वो आपके सामने आ गए। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं, या 5 प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी ऑप्शन। सही विकल्प क्या है? बी ऑप्शन, 2 प्रकार के। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहां पर द्विवचन नहीं होता है, जबकि संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 होते हैं। लेकिन यहां पर अगर एक है तो एक या एक से अधिक किसी भी संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग किया जाना हो तो वहां पर क्या होता है? वहां पर सीधे अगर एक से अधिक है तो वहां हम फिर द्विवचन नहीं कहेंगे, वहां पर सीधे हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इसलिए हिंदी भाषा में कितने वचन हैं? 2 वचन है। ठीक है, हिंदी भाषा में कितने वचन हैं? 2 वचन। और संस्कृत भाषा में कितने हैं? 3। ठीक, फिर आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। देख लीजिए, ये संधि है, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। संधि में कौन सा सूत्र लागू होता है? कौन सा सूत्र लागू होता है? आप लोगों ने संधि पढ़ी होगी, उन सभी संधियों में सूत्र लागू होते हैं, सूत्र होते हैं। तो उन्हीं सूत्रों में से यहाँ पर 4 सूत्र दिए गए हैं और ये बताना है कि यहाँ पर सुधन आगतम बराबर स्वागतम में कौन सा सूत्र लागू होता है। देखिए, पहला सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। पहला सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। फिर दूसरा है आद्गुणा। दूसरा क्या है? आद्गुणा। और तीसरा क्या है? इको यणचि। तीसरा क्या है? इको यणचि। और चौथा क्या है? वृद्धिरेचि। तो साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो सही विकल्प क्या है? इको यणचि। इसका सही विकल्प क्या है? इको यणचि। यानी यहां पर जो इक प्रत्याहार है, इको यणच का मतलब यही है कि जो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं उन वर्णों में यण संधि होती है और यण संधि के अंतर्गत सुधन आगतम बराबर स्वागतम होता है। अब संधि पहचान के लिए अगर हम एक विकल्प, एक बात आपको और बता दें कि ज्यादातर संधियों में जब देखेंगे तो जहां पर आधा अक्षर आपको मिलता है उसमें, अब सभी में नहीं, अपवाद स्वरूप किसी में हो सकता है, कुछ दूसरी संधि हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर संधियों में आपको आधा अक्षर अगर मिलेगा तो वहां पर यण संधि होने की प्रबल संभावना होती है। अब जो इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? इक प्रत्याहार, देखिए सबसे पहले अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है तभी आप प्रत्याहार बना पाएंगे, तभी आप प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो प्रत्याहार हैं और उनके अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ण हैं उनको तभी पहचान पाएंगे। जैसे हमने कहा कि इक प्रत्याहार, तो आयुड़ जब हम लिखेंगे, आयुड़, रिलरिक, आयुड़, रिलरिक। अब देखिए यहां पर इतने में ही इक प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक है, यहां से ई उठाए और ये वाला का रख दिए, ई और का, इन दोनों को हम मिला दिए तो हमारा इक प्रत्याहार बनकर के तैयार हो गया। अब जो यहाँ पर वर्ण आते हैं इस यण संधि के अंतर्गत, तो वो कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ और लृ, ये 4 वर्ण आते हैं इक प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक, तो यहां पर जो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं, इन्हीं 4 वर्णों में कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ठीक, इन्हीं 4 वर्णों में कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। अब सब लोग समझ गए होंगे कि अकः सवर्णे दीर्घा, ये हो गया दीर्घ संधि का सूत्र, आत्गुणा ये हो गया गुण संधि का सूत्र, वृद्धिरेच ये हो गया
वृद्धि संधि का सूत्र। अब बचा इकोयच या इकोयच सूत्र के अंतर्गत सुधन आगतम, सुधन आगतम संधि आती है, यही सूत्र लागू होता है। आगे देखते हैं, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, या तीसरा सप्तक में, या फिर चौथा सप्तक में? तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है ए ऑप्शन, तार सप्तक में। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तार सप्तक में। और अगर हम बात करें कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में हुआ था। और इसके संपादनकर्ता कौन थे? सब लोगों ने नाम सुना होगा, अज्ञेय जी का। ठीक, इसके संपादनकर्ता कौन थे? अज्ञेय जी थे। तो तार सप्तक के अंतर्गत जितने भी प्रयोगवादी कवि थे उन सभी कवियों की जो रचनाएं थी वो तार सप्तक में संग्रहित की गई हैं, ना कि पहले, ना कि दूसरे, तीसरे, चौथे, इन सप्तक में नहीं, बल्कि तार सप्तक में संग्रहित की गई हैं। और यहीं से तार सप्तक का जो समय है, प्रयोगवाद की जो शुरुआत है वो यहीं से मानी जाती है। और इसके जो प्रमुख कवि हैं, जो प्रमुख कवि हैं इसके अंतर्गत, जिन कवियों की रचनाएं इसके अंतर्गत संग्रहित हैं, मैं इधर उनके नाम भी आपको नोट करके बता दे रहा हूं। तार सप्तक के जो कवि हैं उन कवियों की जो रचनाएं हैं, 1943 में इसका संपादन हुआ, अज्ञेय जी के सानिध्य में हुआ। और इसके अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं, नेमिचंद जैन। कौन कौन है? नेमिचंद जैन, गजानन माधव, मुक्तिबोध। नेमचंद जैन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे। नेमचंद जैन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, रामविलास शर्मा और प्रभाकर माचवे, ये 7 कवि हैं। कितने कवि हैं? 7 कवि हैं। इन्हीं 7 कवियों को इस सप्तक में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इन्हीं 7 कवियों को इन सप्तक में सम्मिलित किया गया है और इसे ही तार सप्तक का नाम दिया गया है। इन्हीं तार सप्तक में इन कवियों की रचनाओं को संग्रहित किया गया है। तो साथियों, आज की क्लास में, आज के इस मॉडल पेपर में इतना ही। अगले वीडियो में अगली क्लास अगले मॉडल पेपर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।